हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका नेट एजुकेशन ज्ञान चैनल पर। और हमने जो है अपना आदर्शवाद जो पढ़ रहे थे उसमें की ये आज दूसरी वीडियो है और इसका सेकंड पार्ट उसका जो कि इसमें कुछ रह गया था थोड़ा सा हमारी जो शिक्षण विधियां हैं और शिक्षक और बालक के बारे में। तो शिक्षण विधियां हमारी कौन कौन सी हैं वो जान लेते हैं। ये आदर्शवाद का सेकेंड पार्ट है। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों में इन्होंने क्या बताया? विधि या तो शिक्षण विधियों में इन्होंने स्वीकार किया कि आदर्शवाद जो है शिक्षण विधियों को अधिक बल तो नहीं देता है, लेकिन कुछ विधियों का स्वयं को निर्धारक या निर्माता मानते हैं। जैसे कि सुकरात की विधि थी प्रश्न विधि। प्रश्न विधि में इन्होंने बताया कि शिक्षक को पहले अपने बालक को जो है अपने छात्र को उसको लेक्चर देना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए और फिर उस पर जो है उससे प्रश्न बीच बीच में पूछते रहना चाहिए, उससे प्रश्न करना चाहिए और जिसके माध्यम से वो जो है अच्छे से सीख सके। दूसरी इन्होंने प्लेटो की संवाद विधि बताई। संवाद विधि क्या होती है? शिक्षक छात्र जो हैं दोनों एक दूसरे से सवाल करते हैं, दोनों आपस में जो है डिस्कशन करके फिर एक दूसरे से सीखते हैं। अरस्तु ने दी है आगमन निगमन की विधियाँ। आगमन और निगमन की विधियाँ क्या हैं? किसी भी विषय के बारे में उसको पहले हमें पूरा जोड़ करके बतलाना। जैसे अगर बालक को हम पेड़ का ज्ञान दे रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसको पेड़ को दिखाना होगा कि ये पेड़ होता है। फिर उसके बाद में उसका निगमन करके अर्थात उस पेड़ की एक एक डाली एक एक शाखा के विषय में बालक को बताना कि किस प्रकार से ये पेड़ बन करके तैयार हुआ है। तो ये आगमन निगमन विधियों का प्रयोग करके बालक को सिखाना। और फिर इसके बाद में इन्होंने बताया हीगल की तर्क विधि, बालक को लॉजिकल माध्यम से सिखाना। और हर्बर्ट ने बताया निर्देश विधि, बालक को डायरेक्शन दे करके सिखाना। तो ये कुछ जो हैं आदर्शवाद की विधियां थी। आदर्शवाद और शिक्षक के बारे में हम जानते हैं। आदर्शवाद शिक्षक के संबंध में क्या बताता है? तो आदर्शवाद जो है शिक्षक के संबंध में कहता है, शिक्षक के संबंध में कहता है कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो कि अपने पूर्ण विषय का ज्ञाता हो। फ्रोबेल ने तो यहाँ तक बताया कि शिक्षक को एक माली के रूप में मानते हैं। शिक्षक ही है जो बालक का पथ प्रदर्शन करता है। शिक्षक देवतुल्य होना चाहिए, अर्थात उसको इतना ज्ञान होना चाहिए जिससे वो अपने छात्र को अच्छे से सिखा सके और उसका छात्र जो है अच्छे से सीख सके। जिस प्रकार से एक माली अपने बगीचे में पौधे लगाता है और उन पौधों को सींच करके बड़ा करता है, उनकी हर प्रकार से देखभाल करता है, शिक्षक को भी एक बालक के साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। फिर इसके पश्चात आता है बालक। आदर्शवाद में एक शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी के अंदर किस प्रकार से गुण होने चाहिए। तो शिक्षार्थी के संबंध में आदर्शवाद कहता है कि शिक्षार्थी ऐसा हो जो कि अपने गुरु पर बिना संदेह की उससे लगातार सीखता रहे, सदैव उस पर उसकी आज्ञा को माने, उसका आज्ञाकारी होना चाहिए। और फिर इन्होंने आदर्शवाद और विद्यालय, तो विद्यालय के संबंध में कहता है आदर्शवाद ने विद्यालय की संकल्पना में बताया कि विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बालक को आत्मानुभूति हो सके, वो स्वयं को पहचान सके कि मैं क्या हूँ। इस प्रकार का जो है वातावरण विद्यालय का होना चाहिए। ज़्यादा भीड़ भाड़ या ज़्यादा जो है शोरगुल वाले स्थान पे विद्यालय नहीं होना चाहिए। वहाँ का वातावरण एकदम शांत और आध्यात्मिकता से पूर्ण होना चाहिए। आदर्शवाद और अनुशासन, तो अनुशासन के संबंध में आदर्शवाद क्या कहता है? अनुशासन के संबंध में आदर्शवाद कहता है कि स्वानुशासन, बालक को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि वो स्वयं अनुशासित होकर के अनुशासन का अनुसरण करे, अनुशासन के मार्ग पर चले।
तो इस प्रकार से ये थी आदर्शवाद की संकल्पना। और आदर्शवाद के संबंध में हम अगर थोड़ा सा और जानना चाहें तो आदर्शवाद जो है ये सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करता है। सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के संबंध में बताया आदर्शवाद ने। मॉरल बहुत ही ज़्यादा ये नैतिकता को मानने वाला दर्शन है। और ये जो है बालक का चारित्रिक विकास करना चाहता है, बौद्धिक विकास करना चाहता है, उसे आध्यात्मिक मूल्यों के संबंध में जो है उसको समझाता है और आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करवाना चाहता है। एक चीज़ इसमें बहुत पूछी जाती है आदर्शवाद में कि आदर्शवाद की शिक्षण विधियां मजबूत हैं या इनके उद्देश्य। शिक्षण विधियों के संबंध में और उद्देश्यों के संबंध में तो आदर्शवाद की जो है शिक्षण विधियां कमज़ोर हैं, इनके उद्देश्य जो हैं वही सर्वोपरि हैं। और ये उद्देश्यों को सर्वोपरि मानते हुए उद्देश्य इनके बहुत ही उच्च हैं, उद्देश्यों को ये महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ये कहते हैं कि प्रत्येक बालक को उचित सामाजिक गुणों के विकास की शिक्षा देनी चाहिए। प्लेटो ने एक परिभाषा में बताया कि शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास करना होना चाहिए। इसी तरह जेंटाइल ने भी बताया कि आत्मानुभूति ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। ये इनके कुछ उद्देश्य हैं। और डीएम दत्ता ने भी बताया कि आदर्शवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानवता को मानती है। तो अगर हमें आदर्शवाद को पढ़ना है, आदर्शवाद के बारे में जानना है और यहाँ से कोई क्वेश्चंस आता है तो हमें सबसे पहले हम स्वयं को एक संबंधित विचारों से रिलेट करेंगे और हम जो है आदर्शवाद को समझ जाएंगे। इसमें अगर कहीं पर भी कोई विचारवादी सिद्धांत की बात आती है तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन आदर्शवाद सही हो जाएगा। मॉरल नैतिक की बात आती है, सांस्कृतिक की बात आती है, आध्यात्मिकता की बात आती है तो वहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। तो आज के लेक्चर में हमारे वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।